नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेल योरसेल्फ स्टोरी पर, जहां हम आपको ले चलते हैं कहानियों की उस दुनिया में जो दिल को छूती है और मन को झकझोरती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो सादगी, संघर्ष और बलिदान का अनोखा संगम है। यह कहानी है रमानाथ और जालपा की, एक जोड़ा जो शहर की चकाचौंध से गंगा के शांत किनारे तक की यात्रा करता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। इसमें है लालच का पतन, सच की तलाश और प्रेम की परीक्षा। इसमें है जोहरा और रतन, दो ऐसी औरतें जिनकी जिंदगी इस कहानी को एक नया रंग देती है। और इसमें है गंगा, जो जीवन देती है और ले भी लेती है। यह 1 घंटे से कम की ऑडियो बुक है, जहां हर शब्द आपको उस दौर में ले जाएगा जब इंसानियत और नैतिकता की जंग हर दिल में लड़ी जाती थी। तो तैयार हो जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को खोलिए और चलिए इस भावनात्मक यात्रा पर। क्या रमानाथ अपने पापों से मुक्ति पाएगा? क्या जालपा का प्यार उसे बचा पाएगा? और जोहरा का बलिदान क्या रंग लाएगा? जवाब मिलेगा इस कहानी में। सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कहाँ ले गई। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद गबन उपन्यास भाग 1। यह कहानी, जो संभवतः प्रेमचंद के उपन्यास गबन का एक हिस्सा है, एक साधारण युवक रमानाथ की जिंदगी के उतार चढ़ाव को बयान करती है। उसके साथ उसकी पत्नी जालपा है, जो हर सुख दुख में उसका सहारा बनती है। कहानी में जोहरा, देवी दीन और दयानाथ जैसे पात्र भी है, जो इस कथा को रंग और गहराई देते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो शहर की चकाचौंध और भागदौड़ से शुरू होती है और गंगा के किनारे बसे एक शांत गांव तक पहुंचती है। इसमें नैतिकता की लड़ाई है, प्रायश्चित की आग है और मानवीय संवेदनाओं का एक गहरा समंदर है। हर पात्र की अपनी कहानी है, हर घटना में एक सबक छिपा है और हर दृश्य में जीवन की सच्चाई झलकती है। गंगा नदी यहां मूक साक्षी है, जो जीवन की शुरुआत और अंत को अपनी गोद में समेटे हुए खड़ी रहती है। शहर का जीवन, रमानाथ की साधारण शुरुआत। कहानी की शुरुआत इलाहाबाद शहर से होती है। यह एक व्यस्त शहर है, जहां गलियों में बैलगाड़ियों की घंटियां बजती है, बाजारों में व्यापारियों की आवाजें गूंजती है और सड़कों पर धूल उड़ती है। रमानाथ इस शहर का एक छोटा सा हिस्सा है। वह एक साधारण नौजवान है, जिसकी जिंदगी म्युनिसिपल ऑफिस की नौकरी के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी वर्दी सादी है, खाकी रंग की, जिसके कंधों पर हल्की सी सिलवटें पड़ी रहती है। उसका काम चुंगी वसूल करना है। सुबह से शाम तक वह बाजार की गलियों में चक्कर लगाता है। कभी किसी व्यापारी से मोलभाव करता है, तो कभी उनकी शिकायतें सुनता है। उसकी आवाज में एक सादगी है, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चमक है, शायद बेहतर जिंदगी की चाहत की चमक। रमानाथ का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है। वह अपने छोटे से घर से निकलता है। घर की दीवारें मिट्टी की है और छत पर खप्पर की टाइलें बिछी है। दरवाजे के पास एक छोटा सा आंगन है, जहां जालपा सुबह झाड़ू लगाती है। रमानाथ बाहर निकलते वक्त जालपा को देखता है। वह कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा। जालपा मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक गर्माहट है। वह कहती है, ठीक है रमा, रास्ते में सावधान रहना। रमानाथ सिर हिलाता है और चल पड़ता है। उसकी चाल में एक थकान है, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश करता है। सड़क पर बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही है। एक गाड़ीवान चिल्लाता है, हटो, रास्ता दो। रमानाथ किनारे हो जाता है। वह सोचता है, यह शहर कभी नहीं रुकता। ऑफिस पहुंचते ही उसका दिन शुरू हो जाता है। वह एक छोटी सी मेज पर बैठता है। मेज पर कागजों का ढेर है, कुछ पुराने, कुछ नए। उसका काम चुंगी के रुपए इकट्ठा करना और हिसाब रखना है। वह कागजों में कुछ लिखता है, फिर बाहर निकलता है। बाजार में वह व्यापारियों से मिलता है। एक व्यापारी, जिसका नाम लाला रामप्रसाद है, उसे देखकर कहता है, रमानाथ बाबू, आज फिर आए हो, कितना लाओगे? रमानाथ हल्के से मुस्कुराता है। वह कहता है, लाला जी, सरकार का काम है, चुंगी तो देनी पड़ेगी। लाला रामप्रसाद अपनी मूंछों को ताव देता है। वह कहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम करो, यहां धंधा मंदा है। रमानाथ कुछ सोचता है। वह कहता है, देखता हूं,
लेकिन उसकी जेब में पहले से ही कुछ सिक्के हैं, रिश्वत के सिक्के। रमानाथ की जिंदगी में यह रिश्वत एक छोटी सी आदत बन गई है। वह सोचता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। वह हर महीने कुछ अतिरिक्त रुपए जोड़ लेता है, कभी 5, कभी 10। उसे लगता है कि यह पैसा जालपा के लिए है। वह जालपा को खुश करना चाहता है। एक दिन वह बाजार से लौटते वक्त एक दुकान के सामने रुकता है। दुकान पर चांदी के गहने टंगे हैं। एक जोड़ी पायल उसकी नजर में आती है। वह सोचता है, अगर मैं थोड़ा और पैसा जोड़ लूं तो जालपा के लिए यह खरीद सकता हूं। उसकी आंखों में एक सपना तैरता है। वह दुकानदार से पूछता है, यह कितने की है? दुकानदार कहता है, 50 रुपए। रमानाथ के पास इतने रुपए नहीं है। वह कहता है, ठीक है, बाद में देखूंगा, और आगे बढ़ जाता है। जालपा का साधारण जीवन और सपने। जालपा रमानाथ की पत्नी है। वह एक साधारण औरत है जिसकी जिंदगी घर की चारदीवारी में सिमटी है। उसकी साड़ी सादी है, सफेद रंग की, जिसके किनारे पर हल्की सी कढ़ाई है। उसके बाल खुले रहते हैं और माथे पर एक छोटी सी बिंदी है। वह सुबह उठती है, घर की झाड़ू लगाती है, आंगन में पानी छिड़कती है ताकि धूल न उड़े। फिर वह चूल्हा जलाती है, लकड़ियां जलती है और धुआं उसकी आंखों में चुभता है। वह खांसती है लेकिन रुकती नहीं। वह रोटियां बनाती है, आटे की लोई को बेलन से बेलती है। उसकी उंगलियां तेजी से चलती है। वह सोचती है, रमा को गरम रोटियां पसंद है। जालपा का दिन घर के कामों में बीतता है। वह कपड़े धोती है, एक टूटी सी बाल्टी में पानी भरती है, कपड़े को पत्थर पर रगड़ती है। उसकी हथेलियां लाल हो जाती है, लेकिन वह शिकायत नहीं करती। फिर वह खाना बनाती है। एक छोटी सी हांडी में दाल उबल रही है। उसमें नमक और हल्दी डालती है। वह सोचती है, आज रमा को दाल रोटी खिलाऊंगी। उसकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां हैं। कभी रमानाथ उसके लिए बाजार से मिठाई लाता है। वह उसे खाते वक्त कहती है, रमा, यह बहुत अच्छी है। रमानाथ मुस्कुराता है। वह कहता है, तुम्हें पसंद आई तो मेरी मेहनत सार्थक हुई। जालपा के मन में सपने हैं। वह सोचती है कि एक दिन उनका अपना पक्का घर होगा। अभी तो मिट्टी का घर है जो बारिश में टपकता है। वह रमानाथ से कहती है, रमा, अगर तुम थोड़ा और कमा लो तो हमारा घर पक्का हो सकता है। रमानाथ कहता है, हाँ जालपा, मैं कोशिश कर रहा हूं। जालपा के सपनों में गहने भी है। वह अपनी सहेली के यहां जाती है। सहेली की पायल देखती है। वह कहती है, यह कितनी सुंदर है। सहेली कहती है, हाँ, मेरे पति ने दिवाली पर दी। जालपा चुप हो जाती है। वह सोचती है, काश रमा भी मेरे लिए कुछ लाए, लेकिन वह रमानाथ से कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि रमानाथ पहले से ही मेहनत कर रहा है। रमानाथ का लालच और मुसीबत की शुरुआत। रमानाथ की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसका लालच उसे मुसीबत में डाल देता है। वह हर दिन व्यापारियों से रिश्वत लेता है। एक दिन लाला रामप्रसाद उसे 5 रुपए देता है। वह कहता है, रमानाथ बाबू, यह लो, हिसाब में थोड़ा गोलमाल कर देना। रमानाथ सिक्के जेब में डालता है। वह सोचता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। वह ऑफिस लौटता है, हिसाब में कुछ बदलाव करता है, कागज पर गलत नंबर लिखता है। उसे लगता है कि कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक दिन ऑफिस में जांच होती है। एक अफसर आता है। उसकी मूंछें घनी है और आंखें तेज। वह कहता है, हिसाब दिखाओ। रमानाथ घबरा जाता है। वह कागज निकालता है। अफसर एक एक पन्ना देखता है, फिर कहता है, यहां गड़बड़ है, मीजान नहीं मिल रहा। रमानाथ का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह कहता है, साहब, शायद गलती हो गई। अफसर गुस्से से कहता है, गलती या गबन, यह देखना पड़ेगा। रमानाथ के हाथ कांपने लगते हैं। वह सोचता है, अब क्या होगा? जेल होगी। जालपा का क्या होगा? ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। सहकर्मी उसे देखते हैं। कोई कहता है, रमानाथ, तुमने यह क्या किया? रमानाथ कुछ नहीं कहता। उसका मन कहता है, मुझे यहां से भागना होगा। शाम को वह ऑफिस से निकलता है।
सड़क पर चलते वक्त उसका दिमाग भटक रहा है। वह सोचता है, अगर मैं सुबह गया तो पकड़ा जाऊंगा। वह घर पहुंचता है। जालपा उसे देखती है। वह कहती है, रमा, आज चेहरा उदास क्यों है? रमानाथ कहता है, कुछ नहीं, थक गया हूं। वह खाना खाता है। जालपा सो जाती है, लेकिन रमानाथ की आंखों में नींद नहीं है। वह सोचता है, मुझे भागना होगा। आधी रात को वह उठता है, अपना बस्ता उठाता है। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ रुपए और एक रोटी डालता है। वह जालपा को देखता है। उसका मन कहता है, उसे बता दूं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह दरवाजा खोलता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। जालपा का दुख और तलाश की शुरुआत। रमानाथ के जाने के बाद सुबह घर में सन्नाटा है। जालपा उठती है। वह रमानाथ को नहीं देखती। वह सोचती है, शायद जल्दी ऑफिस चला गया। लेकिन जब वह बस्ता नहीं देखती तो उसका दिल बैठ जाता है। वह पड़ोसन के पास जाती है। कहती है, रमा कहीं दिखा क्या? पड़ोसन कहती है, नहीं भाभी। क्या हुआ? जालपा रोने लगती है। वह कहती है, वह रात को चला गया, मुझे छोड़कर। पड़ोसन उसे सांत्वना देती है। कहती है, चिंता मत करो, शायद कहीं काम से गया हो। लेकिन दोपहर को एक सहकर्मी आता है। वह कहता है, जालपा भाभी, रमानाथ ऑफिस नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि उसने गबन किया और भाग गया। जालपा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कहती है, यह झूठ है, मेरा रमा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसका मन कहता है, कहीं सच तो नहीं। वह रोती है। पड़ोसन उसे पानी पिलाती है। जालपा सोचती है, रमा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? वह अपने ससुराल वालों को खत लिखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह टूट जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है। वह सोचती है, मुझे उसे ढूंढना होगा। जालपा अपने गहने निकालती है, एक जोड़ी कंगन, एक हार। वह बाजार जाती है, एक सुनार को गहने दिखाती है। कहती है, इनका कितना दाम लगेगा? सुनार देखता है, कहता है, 30 रुपए। जालपा कहती है, ठीक है। वह रुपए लेती है। घर लौटती है, एक छोटा सा थैला तैयार करती है। उसमें एक साड़ी, कुछ रुपए और रोटियां डालती है। वह पड़ोसन से कहती है, मैं रमा को ढूंढने जा रही हूं। पड़ोसन कहती है, अकेले कहाँ जाओगी? जालपा कहती है, मुझे जाना होगा। वह स्टेशन जाती है, एक ट्रेन में चढ़ती है। उसे नहीं पता कि रमानाथ कहाँ है, लेकिन उसका दिल कहता है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। प्रेमचंद गबन उपन्यास भाग 2। रमानाथ ने इलाहाबाद को पीछे छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी अब एक अनिश्चित राह पर थी, जहां हर कदम पर डर और अनजानापन उसका पीछा कर रहा था। दूसरी ओर जालपा अपने पति की तलाश में निकल पड़ी थी। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। यह कहानी अब 2 रास्तों पर चलती है, एक रमानाथ का, जो अपनी गलती से भाग रहा था, और दूसरा जालपा का, जो अपने प्यार को ढूंढने की जिद लिए आगे बढ़ रही थी। गंगा का किनारा अभी दूर था, लेकिन दोनों की जिंदगी उस शांत किनारे की ओर बढ़ रही थी, जहां उनकी कहानी एक नया मोड़ लेगी। रमानाथ का भटकाव अनजान रास्तों पर। रमानाथ ने जब घर छोड़ा तो रात का अंधेरा उसका साथी था। चांद आसमान में हल्का सा चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी रमानाथ के मन तक नहीं पहुंच रही थी। उसका बस्ता कंधे पर लटक रहा था और पैरों में धूल जमी थी। वह तेजी से चल रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सड़क पर सन्नाटा था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। उसकी आवाज रमानाथ के कानों में गूंजती थी, और हर बार वह पीछे मुड़कर देखता था। उसे लगता था कि कोई ऑफिस का अफसर या पुलिस वाला उसे पकड़ने आ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोचता था, मैंने यह सब क्यों किया? अब कहाँ जाऊं? वह शहर की सीमा से बाहर निकल गया। सड़क अब पतली हो गई थी। दोनों तरफ खेत थे। धान के पौधे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। रमानाथ ने एक पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। वह थक गया था। उसने बस्ता नीचे रखा, एक रोटी निकाली। वह सूखी थी, लेकिन भूख ने उसे मजबूर किया। वह छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खाने लगा। पानी की एक पुरानी बोतल उसके पास थी। उसने एक घूंट पिया। पानी गर्म था,
लेकिन उसकी प्यास बुझ गई। वह पेड़ की छाया में बैठा। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे नींद आ रही थी, लेकिन डर उसे सोने नहीं दे रहा था। वह सोचता था, अगर मैं सो गया तो कोई मुझे पकड़ लेगा। सुबह हुई। सूरज की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर रमानाथ के चेहरे पर पड़ी। वह चौंक कर उठा। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। सिर्फ खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। उनकी कुदाल की आवाज हवा में तैर रही थी। रमानाथ ने बस्ता उठाया और आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसका मन कहता था, बस चलते रहो। जितना दूर जाओ उतना अच्छा। वह दिन भर चलता रहा। दोपहर को वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव की गलियां संकरी थीं। मिट्टी के घर थे, जिनकी दीवारों पर गोबर की लिपाई थी। बच्चे खेल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी तख्त पर बैठा हुक्का पी रहा था। रमानाथ ने सोचा कि यहां थोड़ा रुक जाए। वह भूखा था। उसने एक ढाबे की तलाश की। गांव के छोर पर एक छोटा सा ढाबा था। वहां एक चूल्हा जल रहा था। ढाबे वाला रोटियां सेंक रहा था। रमानाथ उसके पास गया। उसने कहा, भाई, एक रोटी और सब्जी दे दो। ढाबे वाला उसे देखता है। उसकी मैली वर्दी और थका हुआ चेहरा देखकर कहता है, कहाँ से आए हो? रमानाथ कहता है, दूर से। वह ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ढाबे वाला रोटी और सब्जी परोसता है। रमानाथ खाने बैठता है। रोटी गरम है और सब्जी में मिर्च का स्वाद है। वह धीरे धीरे खाता है। उसे जालपा की याद आती है। वह सोचता है, जालपा अब क्या कर रही होगी? उसे पता चला होगा कि मैं भाग गया। खाना खाकर वह उठता है। ढाबे वाले को 2 रुपए देता है। उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। वह सोचता है, अब क्या करूं? कहीं काम ढूंढना होगा। वह गांव से आगे बढ़ता है। रास्ते में एक नदी मिलती है। पानी साफ है। वह नदी के किनारे बैठता है। अपने पैर पानी में डालता है। ठंडा पानी उसकी थकान को कम करता है। वह अपने चेहरे पर पानी छिड़कता है। उसका मन हल्का होता है। लेकिन तभी उसे ऑफिस की याद आती है। वह सोचता है, अब तक सबको पता चल गया होगा, जालपा को भी। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखें नम हो जाती है। वह उठता है और फिर चल पड़ता है। जालपा की यात्रा, पति की तलाश। इधर जालपा इलाहाबाद से निकल चुकी थी। वह ट्रेन में बैठी थी। खिड़की के पास उसकी सीट थी। बाहर खेत और पेड़ तेजी से पीछे भाग रहे थे। ट्रेन की सीटी बज रही थी। जालपा का थैला उसकी गोद में था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर खींच रखा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह रात भर रोई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। वह सोचती थी, रमा जहां भी होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। वह मुझसे दूर नहीं जा सकता। ट्रेन में भीड़ थी। लोग बातें कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत जालपा के पास बैठी थी। उसने जालपा को देखा। कहा, बेटी, कहाँ जा रही हो? जालपा ने धीरे से कहा, अपने पति को ढूंढने। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखें देखीं। कहा, क्या हुआ? वह घर से चला गया। जालपा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थपथपाया। कहा, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। जालपा चुप रही। वह खिड़की से बाहर देखती रही। उसे रमानाथ का चेहरा याद आया। वह सोचती थी, रमा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ हर मुसीबत में खड़ी होती। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। जालपा उतर गई। यह एक छोटा सा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग थे। एक चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय लो, गरम चाय। जालपा ने अपने थैले से एक रोटी निकाली। उसे खाया, पानी पिया। वह सोचती थी, रमा यहां आया होगा। उसने स्टेशन पर लोगों से पूछा, यहां कोई नया आदमी आया था? खाकी वर्दी में एक कुली ने कहा, कल एक ऐसा आदमी दिखा था। वह उस तरफ गया। कुली ने एक दिशा दिखाई। जालपा का दिल जोर से धड़का। वह उस दिशा में चल पड़ी। वह पैदल चल रही थी। सड़क कच्ची थी। धूल उड़ रही थी। उसकी साड़ी के किनारे पर मिट्टी लग गई थी, लेकिन वह रुकी नहीं। वह सोचती थी, रमा, मैं तुम तक पहुंचूंगी। दोपहर हो गई। सूरज तेज था। उसकी प्यास बढ़ रही थी।
वह एक कुएं के पास रुकी। वहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। जालपा ने कहा, बहन, थोड़ा पानी मिलेगा? एक औरत ने उसे लोटा दिया। जालपा ने पानी पिया। उसने फिर पूछा, यहां कोई नया आदमी आया था? औरत ने कहा, हाँ, कल एक आदमी यहां रुका था। वह आगे गांव की ओर गया। जालपा का मन हल्का हुआ। वह आगे बढ़ी। रमानाथ और पुलिस का जाल। रमानाथ कई दिनों तक भटकता रहा। वह एक गांव से दूसरे गांव जाता था। उसकी वर्दी अब फट गई थी। चेहरा धूल से सना था। वह थक गया था। एक दिन वह जनकरुप के इलाके में पहुंचा। यह इलाका डकैतों के लिए मशहूर था। जंगल घने थे। गांव छोटे छोटे थे। लोग डर में जीते थे। रमानाथ को नहीं पता था कि वह कहाँ आ गया है। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपने बस्ते से आखिरी रोटी निकाली। वह खा रहा था जब एक पुलिसवाला उसे देख लेता है। हवलदार की वर्दी पर पसीने के दाग थे। उसकी आंखें तेज थीं। वह रमानाथ के पास आया। कहा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? रमानाथ घबरा गया। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं। यहां से गुजर रहा हूं। हवलदार ने उसकी वर्दी देखी। कहा, यह वर्दी कहाँ से मिली? रमानाथ ने कहा, मैं पहले नौकरी करता था, अब छोड़ दी। हवलदार को शक हुआ। वह कहा, चलो, थाने चलो। रमानाथ का दिल बैठ गया। वह सोचता था, अब पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह हवलदार के साथ चला। थाने में इंस्पेक्टर बैठा था। उसकी मेज पर कागज बिखरे थे। वह रमानाथ को देखता है। कहा, यह कौन है? हवलदार ने कहा, साहब, यह जंगल में मिला। शक है कि डकैतों से मिला हुआ है। रमानाथ ने कहा, नहीं साहब, मैं डकैत नहीं हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, तो बताओ, सच क्या है? रमानाथ चुप रहा। उसे लगा कि सच बोलने से मुसीबत बढ़ेगी। इंस्पेक्टर ने कहा, यहां डकैतों का आतंक है। हमें गवाह चाहिए। तुम गवाही दो। डकैतों के खिलाफ बोलो। बदले में तुम्हें नौकरी मिलेगी। रमानाथ का मन डोल गया। वह भूखा था, थका था। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी को पटरी पर लाने का मौका है। वह कहा, ठीक है साहब, मैं गवाही दूंगा। पुलिस उसे डकैतों की कहानियां गढ़ने को कहती है। रमानाथ की कल्पना तेज थी। वह कहा, मैंने डकैतों को देखा। उन्होंने एक गांव में लूट की। एक आदमी को मारा। मैं वहां था। उसकी बातें सच्ची लगती थीं। पुलिस वाले हैरान थे। उसकी गवाही से डकैतों पर मुकदमा चल पड़ा। रमानाथ को एक बंगले में रखा गया। वहां संतरी उसकी निगरानी करते थे। उसे खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे। उसे लगा कि उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचता था, मैंने झूठ बोला। वे लोग निर्दोष हो सकते हैं। जालपा का रमानाथ तक पहुंचना। जालपा गांव गांव भटक रही थी। वह हर जगह रमानाथ के बारे में पूछती थी। एक दिन उसे खबर मिलती है कि एक आदमी पुलिस के साथ है। वह उस गांव की ओर चल पड़ती है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। उसकी साड़ी भीग जाती है। वह एक पेड़ के नीचे रुकती है। बारिश की बूंदें पत्तियों से टपक रही थीं। वह सोचती थी, रमा, तुम ठीक तो हो न? बारिश रुकने पर वह आगे बढ़ती है। वह उस गांव में पहुंचती है जहां रमानाथ है। वह बंगले के पास जाती है। संतरी को देखती है। वह छिपकर अंदर झांकती है। उसे रमानाथ दिखता है। वह खुश हो जाती है, लेकिन संतरी की वजह से वह अंदर नहीं जा सकती। वह एक पत्र लिखती है। उसमें लिखती है, रमा, तुमने जो किया वह गलत है। निर्दोषों को सजा मत दिलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। वह एक बच्चे को पैसे देकर पत्र रमानाथ तक पहुंचाती है। रमानाथ पत्र पढ़ता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। वह सोचता है, जालपा सही कहती है। मुझे सच बोलना होगा। प्रेमचंद गबन उपन्यास भाग 3। रमानाथ का जीवन अब एक नाजुक मोड़ पर था। जालपा का पत्र उसके हाथ में था और उसकी स्याही उसके मन पर गहरी छाप छोड़ रही थी। वह बंगले के एक छोटे से कमरे में बैठा था, जहां संतरी बाहर पहरा दे रहे थे। दूसरी ओर जालपा गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। अपने पति के फैसले का इंतजार कर रही थी।
यह कहानी अब नैतिकता की कसौटी पर थी। रमानाथ क्या चुनेगा, सच का रास्ता या डर की गुलामी? और इस फैसले के बाद उनकी जिंदगी कहाँ जाएगी? गंगा का किनारा अब करीब आ रहा था, जहां उनकी कहानी एक नया रंग लेगी। रमानाथ का नैतिक संकट और पुलिस का दबाव। रमानाथ ने जालपा का पत्र बार बार पढ़ा। उसकी लिखावट सादी थी, लेकिन हर शब्द में एक गहरी पुकार थी। रमा, तुमने जो किया वह गलत है। निर्दोषों को सजा मत दिलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह कमरे में टहलने लगा। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर नमी की बदबू थी। खिड़की से बाहर का नजारा दिखता था, जंगल की हरियाली और दूर तक फैला आसमान। लेकिन रमानाथ की नजरें अंदर की ओर थीं। वह सोचता था, मैंने झूठ बोला। उन लोगों को सजा हुई जो शायद निर्दोष थे। यह पाप है। उसकी आंखों के सामने जालपा का चेहरा आया। वह याद करता था कि कैसे जालपा हर मुसीबत में उसके साथ खड़ी थी। जब उसकी नौकरी छूटी थी तो जालपा ने अपने गहने बेच दिए थे। जब वह बीमार पड़ा था तो जालपा रात रात भर जागती थी। वह सोचता था, जालपा ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे धोखा दिया। उसका मन कहता था, मुझे सच बोलना चाहिए, लेकिन तभी उसे पुलिस की धमकी याद आई। इंस्पेक्टर की कड़क आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर तुमने बयान बदला तो हम जालपा को पकड़ लेंगे। रमानाथ का दिल डूब गया। वह सोचता था, अगर जालपा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। वह कुर्सी पर बैठ गया। उसका सिर हाथों में था। कमरे में सन्नाटा था। बाहर संतरी की जूतियों की आवाज सुनाई देती थी। रमानाथ का मन दो राहों पर था। एक तरफ सच था, जो उसे मुक्ति दे सकता था। दूसरी तरफ डर था, जो उसे जालपा की सुरक्षा के लिए झूठ बोलने को मजबूर कर रहा था। वह सोचता था, मैं क्या करूं? सच बोलूं तो जालपा खतरे में पड़ेगी। झूठ बोलूं तो मेरी आत्मा मर जाएगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह उठा, खिड़की के पास गया। बाहर देखा। जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे। उसे लगा कि प्रकृति उसे कुछ कह रही है। वह सोचता था, शायद सच ही एकमात्र रास्ता है। तभी दरवाजा खुला। हवलदार अंदर आया। उसने कहा, चलो, कल कोर्ट में चलना है। तैयार रहो। रमानाथ ने सिर हिलाया। हवलदार चला गया। रमानाथ अकेला रह गया। वह रात भर सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने जालपा थी, पुलिस थी और वे लोग थे जिनके खिलाफ उसने गवाही दी थी। वह सोचता था, कल मेरा फैसला होगा। मैं क्या करूंगा? सुबह हुई। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं। रमानाथ ने अपने कपड़े ठीक किए। उसने जालपा का पत्र जेब में रखा। वह सोचता था, यह मुझे हिम्मत देगा। अदालत का नाटक, सच और झूठ की जंग। सुबह रमानाथ को कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट एक पुरानी इमारत थी। इसकी दीवारें ऊंची थीं और छत पर कबूतर बैठे थे। अंदर भीड़ थी। लोग डकैतों को देखने आए थे। कोर्टरूम में लकड़ी की बेंचें थीं, जो पुरानी हो चुकी थीं। जज की कुर्सी ऊंची थी। जज एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों पर चश्मा था। रमानाथ को गवाह के कटघरे में खड़ा किया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चारों ओर देखता था। उसे जालपा कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन वह जानता था कि जालपा कहीं न कहीं है, उसकी हिम्मत बनाए हुए। वकीलों की बहस शुरू हुई। सरकारी वकील उठा। उसकी आवाज तेज थी। वह कहा, माय लॉर्ड, यह रमानाथ हमारा मुख्य गवाह है। इसने डकैतों को लूटते देखा। इसकी गवाही से साबित होता है कि ये लोग अपराधी है। जज ने रमानाथ की ओर देखा। कहा, क्या तुमने डकैतों को देखा? रमानाथ चुप रहा। उसकी नजरें नीचे थीं। उसे जालपा का पत्र याद आया। उसने जेब से हाथ डाला। पत्र को छुआ। उसे हिम्मत मिली, लेकिन तभी उसे इंस्पेक्टर की धमकी याद आई। वह सोचता था, अगर मैं सच बोला तो जालपा को खतरा होगा। वह धीरे से बोला, हाँ माय लॉर्ड, मैंने देखा। उन्होंने लूट की। एक आदमी को मारा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील मुस्कुराया। उसने कहा, देखिए, यह साफ है। इन डकैतों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी सफाई पक्ष का वकील उठा। वह एक दुबला-पतला आदमी था, जिसकी आंखें चालाक थीं। उसने कहा,
माई लॉर्ड, यह गवाह झूठ बोल रहा है। यह पुलिस का मुखबिर है। इसे लालच दिया गया। रमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचता था, यह सच जानता है। अब क्या होगा? बहस तेज हो गई। सरकारी वकील ने कहा, यह गवाह ईमानदार है। इसने सच बोला। सफाई वकील ने कहा, ईमानदार? यह तो पुलिस का पिट्ठू है। इसे सजा मिलनी चाहिए। जज चुपचाप सुन रहा था। उसने रमानाथ से कहा, क्या तुम्हें पुलिस ने मजबूर किया? रमानाथ का गला सूख गया। वह सोचता था, अगर मैं सच बोला तो जालपा। वह चुप रहा। जज ने फिर पूछा, बोलो, सच क्या है? रमानाथ ने सिर झुकाया। उसने कहा, माई लॉर्ड, मुझे डर था। पुलिस ने कहा कि अगर मैं गवाही नहीं दूंगा तो मेरी पत्नी को पकड़ लेंगे। कोर्ट में हलचल मच गई। सरकारी वकील गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह झूठ है। यह गवाह बिक गया। सफाई वकील ने कहा, देखिए माई लॉर्ड, पुलिस ने इसे डराया। यह बेकसूर है। जज ने कागजात देखे। उसने गहरी सांस ली। फिर फैसला सुनाया। वह कहा, रमानाथ ने झूठ बोला, यह सच है। लेकिन पुलिस ने उसे मजबूर किया। वह कोई पेशेवर गवाह नहीं है। उसमें सत्य की भावना है। मैं उसे बरी करता हूं। रमानाथ की जान में जान आई। उसने कोर्ट से बाहर की ओर देखा। जालपा कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं। दोनों की नजरें मिली। गांव में नई शुरुआत, गंगा का किनारा। रमानाथ और जालपा कोर्ट से बाहर निकले। हवा में ठंडक थी। सूरज ढल रहा था। जालपा ने रमानाथ का हाथ पकड़ा। वह कहा, रमा, अब सब ठीक हो जाएगा। रमानाथ ने कहा, हाँ जालपा, मैंने बहुत गलतियां की। अब नया जीवन शुरू करेंगे। दोनों ने फैसला किया कि वे शहर छोड़ देंगे। वे प्रयाग के पास एक गांव में बस गए। यह गांव गंगा के किनारे था। यहां का माहौल शांत था। सुबह गंगा की लहरें किनारे से टकराती थीं। पक्षी चहचहाते थे। हवा में फूलों की खुशबू थी। उनका घर छोटा सा था। मिट्टी की दीवारें थीं और छत पर घास थी। आंगन में एक तुलसी का पौधा था। रमानाथ हर सुबह गंगा में स्नान करता था। पानी ठंडा था। वह अपने शरीर पर पानी डालता था। उसकी थकान धुल जाती थी। वह किनारे पर बैठता था। सूरज की किरणें देखता था। फिर वह कसरत करता था। कभी दौड़ता था, कभी हाथ पैर हिलाता था। उसका शरीर मजबूत हो गया। वह दूध पीता था। उसने वैद्य की किताबें पढ़ी थीं। अब वह गांव वालों का इलाज करता था। उसका दवाओं का संदूक उसका साथी था। कोई बुखार से पीड़ित आता था तो कोई चोट लेकर। रमानाथ उनकी बात सुनता था, दवा देता था, कहता था, चिंता मत करो। जालपा भी इस जीवन में रम गई। वह सुबह चूल्हा जलाती थी, रोटियां बनाती थी, रमानाथ के लिए खाना तैयार करती थी। उसकी जिंदगी में अब गहनों की चाह नहीं थी। वह सादगी से खुश थी। लेकिन उसका दिल बड़ा था। जिन लोगों को रमानाथ की गवाही से सजा हुई थी, उनके परिवारों की वह मदद करती थी। वह उनके बच्चों के लिए कपड़े जुटाती थी, खाना देती थी, उन्हें पढ़ाने ले जाती थी। गांव वाले उसे जालपा भाभी कहते थे। उसकी उदारता सबके दिलों को छूती थी। देवीदीन और दयानाथ का साथ। रमानाथ और जालपा के साथ दो और लोग थे, देवीदीन और दयानाथ। देवीदीन एक मेहनती किसान था। उसने गांव में जमीन ली थी। वह खेत जोतता था, फसल उगाता था, गाय भैंस पालता था। सुबह वह बैलों को हल में जोतता था, शाम को उन्हें चारा डालता था। उसका चेहरा स्फूर्ति से चमकता था। वह रमानाथ और जालपा को अपने भाई बहन की तरह मानता था। दयानाथ पहले कचहरी में नौकरी करता था। वह ईमानदार था, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वह देवीदीन के साथ रहता था। उसका शौक समाचार पत्र पढ़ना था। शाम को वह गांव वालों को खबरें सुनाता था। जोहरा और रतन का आगमन। एक दिन गांव में जोहरा आई। वह एक रहस्यमयी महिला थी। उसका अतीत अंधेरे में था। वह कलकत्ता से भागकर आई थी। वह जालपा से मिली, कहा, मुझे अपने साथ रख लो। जालपा ने उसे घर में जगह दी। जोहरा को देवीदीन की विधवा बहन के रूप में पेश किया गया। वह सादा कपड़े पहनती थी, घर के काम में हाथ बंटाती थी।
उसकी आंखों में उदासी थी। फिर रतन आई। वह बीमार थी। उसका शरीर कमजोर था। जोहरा उसकी सेवा करने लगी। वह रतन को खाना खिलाती थी, दवा देती थी। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। प्रेमचंद गबन उपन्यास भाग 4। रमानाथ और जालपा की जिंदगी अब गंगा के किनारे बसे उस छोटे से गांव में एक नई शांति के साथ चल रही थी। गांव का माहौल सादा था, लेकिन यहाँ की हवा में एक सुकून था जो शहर की भागदौड़ में कभी नहीं मिला था। देवीदीन और दयानाथ उनके साथी थे, और अब जोहरा और रतन भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। यह कहानी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही थी, जहां जीवन की सादगी और प्रकृति की क्रूरता एक साथ टकराएंगी। गंगा, जो अब तक शांत साक्षी थी, जल्द ही अपनी ताकत दिखाएगी और इस गांव की शांति को एक गहरा शोक देगी। जोहरा और रतन, एक अनोखा बंधन। जोहरा गांव में एक रहस्यमयी औरत थी। जब वह जालपा के पास आई थी तो उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसकी साड़ी मैली थी और चेहरा थकान से भरा था। वह कहा था, मुझे अपने साथ रख लो, मैं कुछ नहीं मांगती। जालपा ने उसकी हालत देखी। उसका दिल पिघल गया। वह कहा, ठीक है, हमारे साथ रहो। जोहरा को गांव में देवीदीन की विधवा बहन के रूप में पेश किया गया। लोग उसे जोहरा बहन कहने लगे। उसने अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं कलकत्ता से आई हूं, वहां की जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगी। जालपा ने उससे ज्यादा नहीं पूछा। उसे लगा कि जोहरा को वक्त चाहिए। जोहरा घर के काम में हाथ बंटाने लगी। वह सुबह उठती थी, आंगन में झाड़ू लगाती थी। उसकी झाड़ू की आवाज धीमी थी, जैसे वह हर काम में शांति ढूंढ रही हो। वह जालपा के साथ रसोई में बैठती थी, चूल्हे पर रोटियां सेंकती थी। उसकी उंगलियां पतली थीं, लेकिन काम में तेज थीं। जालपा उसे देखती थी, सोचती थी, इस औरत के मन में क्या है? यह इतनी चुप क्यों रहती है? एक दिन जालपा ने पूछा, जोहरा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? जोहरा ने सिर झुकाया, कहा, कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। उसकी आवाज में एक दर्द था। जालपा ने फिर कुछ नहीं पूछा। फिर रतन आई। वह एक बीमार औरत थी। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा पीला था और आंखें धंसी हुई थीं। वह गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन वह जालपा के घर आई। उसने कहा, भाभी, मुझे कोई सहारा चाहिए, मैं अकेली हूं। जालपा ने उसे देखा, उसकी हालत देखकर कहा, हमारे साथ रहो। लेकिन जोहरा ने रतन की जिम्मेदारी ले ली। वह कहा, मैं इसकी देखभाल करूंगी। जालपा ने सिर हिलाया। उसे लगा कि जोहरा को शायद कोई उद्देश्य चाहिए था। जोहरा और रतन का रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो गया। जोहरा रतन के लिए माँ, बहन और सहेली बन गई। वह सुबह रतन के लिए दवा तैयार करती थी। एक छोटी सी हांडी में जड़ी बूटियां उबालती थी। उसकी खुशबू घर में फैलती थी। वह रतन को चम्मच से दवा पिलाती थी। रतन कहती थी, जोहरा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो। जोहरा मुस्कुराती थी, कहती थी, यह मेरा काम है। वह रतन को खाना खिलाती थी, छोटे छोटे निवाले बनाती थी। रतन की भूख कम थी, लेकिन जोहरा उसे प्यार से खिलाती थी। वह कहती थी, थोड़ा और खा लो, ताकत आएगी। रतन को बगीचे का शौक था। उसने अपने घर के पास कुछ पौधे लगाए थे, गुलाब, चमेली और तुलसी। वह कमजोर थी, लेकिन जोहरा उसे सहारा देकर बगीचे में ले जाती थी। दोनों वहां बैठते थे। रतन फूलों को छूती थी, कहती थी, जोहरा, यह गुलाब कितना सुंदर है। जोहरा कहती थी, हाँ, तुम्हारी तरह। रतन हंसती थी। उसकी हंसी कमजोर थी, लेकिन जोहरा के लिए अनमोल थी। दोनों की बातें सादी थीं, कभी मौसम की, कभी गांव की, कभी पुरानी यादों की। जोहरा अपने अतीत के बारे में कम बोलती थी, लेकिन रतन की बातें सुनती थी। रतन कहती थी, मेरे पति थे, वे मर गए, तब से मैं अकेली हूं। जोहरा चुप रहती थी। उसे लगता था कि वह रतन के दर्द को समझ सकती है। रतन की मृत्यु, एक शांत अंत। रतन की बीमारी बढ़ती गई। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। जोहरा उसकी देखभाल में दिन रात लगी रहती थी। वह रतन के बिस्तर के पास बैठती थी, उसका हाथ पकड़ती थी। रतन की उंगलियां ठंडी थीं। जोहरा उसे कंबल ओढ़ाती थी। वह कहती थी,
तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन रतन को पता था कि उसका वक्त कम है। वह जोहरा को देखती थी, कहती थी, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, मेरे बाद इन पौधों को देखना। जोहरा की आंखें नम हो जाती थीं। वह कहती थी, ऐसी बात मत करो। एक दिन रतन की हालत बहुत बिगड़ गई। वह सुबह से कुछ नहीं खा पाई थी। जोहरा ने दवा दी, लेकिन रतन ने मुंह फेर लिया। वह बेहोश हो गई। जोहरा घबरा गई। उसने जालपा को बुलाया। जालपा आई। उसने रतन का चेहरा देखा। कहा, देवी दीन को बुलाओ। देवी दीन आया। उसने रतन के सिर पर राख मली। पुराना नुस्खा था। रतन की आंखें खुलीं। वह कमजोर आवाज में बोली, मेरी मोटर आई थी। जोहरा, आज मैं तुम्हें बगीचे की सैर कराऊंगी। सबकी आंखें नम हो गईं। रतन ने छत की ओर देखा। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वह बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। और उसकी सांसें थम गईं। रतन की मृत्यु गांव में सन्नाटा छोड़ गई। जोहरा टूट गई। वह रतन के बिस्तर के पास बैठी रही, उसका हाथ पकड़े रही। जालपा ने उसे सांत्वना दी। कहा, जोहरा, उसका वक्त आ गया था। जोहरा रोई। वह कहा, वह मेरी बहन थी। अब मैं अकेली हूं। रतन का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे हुआ। उसकी चिता जली। धुआं आसमान में उठा। जोहरा चुपचाप खड़ी रही। उसे रतन की हंसी याद आ रही थी। वह सोचती थी, मैंने उसे नहीं बचा सकी। बार का कहर, जोहरा का बलिदान। रतन की मृत्यु के बाद गांव में उदासी छाई थी। जोहरा अकेली पड़ गई। वह रतन के पौधों के पास बैठती थी, उन्हें पानी देती थी। उसकी जिंदगी अब खामोश थी। लेकिन गंगा शांत नहीं थी। भादों का महीना शुरू हुआ। आसमान से पानी बरसने लगा। दिन रात बारिश होती रही। गंगा का पानी बढ़ने लगा। उसकी लहरें तेज हो गईं। किनारे टूटने लगे। गांव वाले डर गए। वे अपने घरों में दुबक गए। देवी दी ने कहा, यह बार खतरनाक होगी। हमें सावधान रहना होगा। एक दिन बारिश रुकी। आसमान साफ था, लेकिन गंगा उफान पर थी। रमानाथ, जालपा और जोहरा नदी के किनारे गए। वे बार का नजारा देखना चाहते थे। किनारे पर भीड़ थी। लोग लहरों को देख रहे थे। लहरें गरज रही थीं। हवा तेज थी। तभी एक किश्ती दिखी। उसमें कई लोग सवार थे, मर्द, औरतें, बच्चे। किश्ती लहरों में डगमगा रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, गंगा माता की जय। लेकिन एक तेज लहर आई। किश्ती पलट गई। सब लोग पानी में समा गए। भीड़ में हाहाकार मच गया। तभी एक औरत और उसका बच्चा किनारे की ओर बहते दिखे। औरत की साड़ी पानी में तैर रही थी। बच्चा उसकी गोद में चिपका था। जोहरा ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। वह चिल्लाई, मैं जाती हूं। वह बिना सोचे पानी में कूद पड़ी। रमानाथ डर गया। वह कहा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। जालपा ने उसे रोका। कहा, नाहक जान मत दो। जोहरा कमर तक पानी में चली गई। वह तैरना जानती थी। उसकी साड़ी भीग गई थी, लेकिन वह रुकी नहीं। वह उस औरत तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रमानाथ और जालपा किनारे पर खड़े थे। रमानाथ की नजरें जोहरा पर थीं। उसे अपनी कायरता पर शर्मिंदगी हुई। जोहरा औरत के पास पहुंची। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तेज लहर आई। वह जोहरा और औरत को बहा ले गई। जोहरा लहरों से लड़ती रही। वह हाथ पैर मारती रही, लेकिन लहरें उससे ताकतवर थीं। रमानाथ चिल्लाया, जोहरा, मैं आता हूं। वह पानी में कूद पड़ा। जालपा चीखी, रमा, मत जाओ। लेकिन रमानाथ नहीं रुका। वह जोहरा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तैर नहीं सका। लहरों ने उसे पीछे धकेल दिया। जोहरा की ताकत खत्म हो गई। वह लहरों में डूबने लगी। एक पल के लिए उसके काले बाल दिखे, फिर वह गायब हो गई। औरत और बच्चा भी लहरों में खो गए। रमानाथ थक गया। वह किनारे की ओर लौटा। जालपा पानी में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। वह रो रही थी। रमानाथ ने कहा, पानी से निकल आओ। जालपा किनारे पर आई। दोनों चुप थे। जोहरा की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। शोक और स्मृति, गंगा का मौन।
जोहरा की मृत्यु गांव में एक गहरा शोक ले आई। रमानाथ अपनी नाकामी पर आत्मग्लानि से भर गया। वह सोचता था, मैं उसे बचा सकता था। मैं कायर हूं। जालपा जीवन की नश्वरता को महसूस करती थी। पहले रतन गई, अब जोहरा। वह सोचती थी, यह गंगा सब ले लेती है। गांव वाले जोहरा को याद करते थे। उसकी सेवा और बलिदान की बातें करते थे। कोई कहता था, वह एक फरिश्ता थी। कोई कहता था, उसने अपनी जान दे दी। रमानाथ और जालपा अक्सर नदी के किनारे बैठते थे। वे उस जगह को देखते थे जहां जोहरा डूबी थी। रमानाथ कहता था, मैंने उसे नहीं बचाया। जालपा कहती थी, तुमने कोशिश की। वह अपने रास्ते चली गई। जोहरा के पौधे अब भी हरे थे। रतन के फूल अब भी खिलते थे। दोनों की यादें उनके दिलों में थीं। वे सोचते थे, जिंदगी कितनी नाजुक है। गंगा चुपचाप बहती थी। उसकी लहरें अब शांत थीं। लेकिन उसका मौन एक कहानी कह रहा था, जीवन और मृत्यु की कहानी। और इसी के साथ रमानाथ, जालपा, जोहरा और रतन की यह कहानी यहां थमती है। गंगा के किनारे की यह यात्रा खत्म हुई, लेकिन इसके सबक हमारे दिलों में बाकी रहते हैं। प्रेमचंद ने हमें दिखाया कि जिंदगी सादगी में भी गहरी है और हर बलिदान के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है। क्या आपको रमानाथ की कायरता पर गुस्सा आया? क्या जालपा की हिम्मत ने आपको प्रेरित किया? और जोहरा का बलिदान, क्या वह आपको भीतर तक छू गया? हमारे चैनल पर इस 1 घंटे से भी कम की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपके मन में क्या छोड़ा। क्या आप भी गंगा के किनारे की शांति को महसूस करना चाहेंगे या जोहरा की तरह किसी के लिए कुछ करना चाहेंगे? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अलविदा और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।